हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन में पूछे जाने की संभावना होगी। ठीक है, और आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं और पीसीएस में भी, और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी होगी। जनरल में जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं बीएसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर बिहार दरोगा का, या फिर बिहार बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का एग्ज़ाम दिया जाता है, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो किस धातु का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया था? तो तांबे धातु का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु का? तो तांबे का उपयोग सबसे पहले किया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। ठीक है, इसके प्रयोग के तिथि में विश्व में अंतर है, लेकिन सबसे पहले क्या? तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। सी आंसर होगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ पे? तो लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, लोथल में। ठीक है, बी आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, लोथल बंदरगाह स्थल था, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में। ठीक है, डी आंसर होगा। हड़प्पीय लोग लोहे से परिचित नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातु तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में लौह युग का प्रारंभ भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है लोहे का प्रारंभ भारत में। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो निम्न में से घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित कौन सी है? तो बनावली है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली है। टी आंसर हो जाएगा। हरियाणा स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। डी सही आंसर। सी, ये डी आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ठीक है, हड़प्पीय लोग जो थे नियोजित शहरों का विकास किए थे। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। पता था धातुओं का। ठीक है, सिर्फ लोहे का पता नहीं था। धातुओं को तो पता था। कांसा का उपयोग करते थे, सोना, चांदी, ये सब उपयोग करते थे, लेकिन तांबा भी उपयोग करते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही होगा 1 और 2 सही होगा। इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो
ए भी इस कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी आंसर होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, तो बी आंसर होगा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है राज्य? तो धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे कि धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य। ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो धौलावीरा से। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पे? तो भारत में किया गया है। डी आंसर होगा। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई। तो कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। ध्यान रखेंगे इस चीज को, काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः ठीक माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। ठीक है, धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था।
इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। ठीक है, कपास के वस्त्र का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर नहीं होते थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है। ठीक है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, युद्ध में घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। दूसरा सही है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो दूसरा सही है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी मंदिर नहीं थे वहाँ पे, और घोड़ों का प्रयोग ये रथों को खींचने में नहीं करते थे, तो सिर्फ बी आंसर होगा, दूसरा सिर्फ आंसर। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, मंदिर और पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मुहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। ठीक है, यहाँ घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। ठीक है, ये साक्ष्य का अभाव है कि घोड़े द्वारा रथ को खींचा जाता था युद्ध के लिए, ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर किसका अंकन नहीं मिलता है? तो घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का अंकन जो है हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता। ध्यान रखेंगे इस चीज को। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, मतलब घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता। इस चीज को ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, वो अश्व से तो परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता, किंतु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के दाईं ओर हाथी और चीता तथा बाईं ओर गैंडा, भैंसा तथा पैर के नीचे हिरण अंकित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। घोड़ा प्राप्त हुए हैं, गाय प्राप्त हुए हैं और हाथी प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं
चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शेर के उल्लेख नहीं प्राप्त, साक्ष्य नहीं प्राप्त है शेर का। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभिष्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी। ठीक है, टी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी? तो सुमेरिया सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता थी, सी आंसर हो जाएगा। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की ये क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि और भी इस तरह का उपयोगी वीडियो और भी सब्जेक्ट का आपके लिए लाया जा सके। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जा कर के और भी जो अभी तक वीडियो आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी, तो उसको भी जा कर के देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, बी आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन भी है ऋग्वेद ही। त्रयी नाम है, त्रयी क्या है? तो तीन वेदों को त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तीन वेदों का त्रयी, त्रयी नाम है किसको? तीन